Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you, sir. Sorry. Thank you, sir. क्या नाम है आपका? राधा, sir. राधा। Yes, sir. राधा, अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ परिचय दो। सर, मैंने अपनी क्लास 10th और क्लास 12th की पढ़ाई अपनी होम डिस्ट्रिक्ट से पूरी की है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन आर्ट्स बैकग्राउंड से JBS कॉलेज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से पूरी किया है। और उसके ग्रेजुएशन के बाद से ही मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। और मेरी हॉबीज़ में पोर्ट्रेट आर्ट करना और कुकिंग है। अच्छा, Yes. कौन सा अटेम्प्ट है आपका सर, ये मेरा इंटरव्यू सेकेंड का? अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट सर। इंटरव्यू के लिए ये फर्स्ट है। फर्स्ट है, यस सर। वैसे सेकंड है। यस सर। अच्छा, क्या सब्जेक्ट रहे हैं आपके? सर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो आप लोगों का इंटरव्यू होने वाला है, यस सर। तो उसमें जब आप जाएंगी, परिचय अपना देंगी, तो उस समय ये बता दिया जाता है कि आप अपना नाम नहीं बताएंगी, अपना धर्म नहीं बताएंगी, अपनी जात नहीं बताएंगी। यस। उस हिसाब से आपने अपना इंटरव्यू एकदम अच्छे तरीके से दिया है, अपना परिचय एकदम अच्छे तरीके से दिया है, आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं लग रही है। तो यार एसी हल्का कम कर दो। जी सर। आप ये बताइए, आजकल दो संस्थान सुनाई देते हैं, एक हॉस्पिटल, एक अस्पताल यस। और एक आयुर्विज्ञान संस्थान। इन दोनों में क्या अंतर होता है? सर, हॉस्पिटल और आयुर्वेद विज्ञान संस्था। मतलब हॉस्पिटल यस। और इंस्टीट्यूट, अस्पताल के इंस्टीट्यूट। सर, इंस्टीट्यूट में लगभग पढ़ाई के हिसाब से है, उसमें एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ। और हॉस्पिटल में सर इलाज होता है मरीजों का। मतलब मोटा मोटा अगर कहें तो ये है कि अस्पताल में रोगियों का इलाज होता की चिकित्सा होती है, है। यस सर। और इंस्टीट्यूट में रोगियों की चिकित्सा के साथ साथ शोध, क्लासेस और लेक्चर्स आदि भी दिए जाते हैं। यस सर। इधर भारत ने एक ग्लोबल AI समिट की है, यस उसके बारे में कुछ बताइए। सर, इंडिया AI समिट अभी न्यू दिल्ली में हुई थी। हाँ। और लगभग शायद 5 दिन तक चली थी। उसमें इंडिया ने तो AI के लिए इनोवेशन करने के लिए और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए उसे किया था। लगभग सर यही था। इसमें कितने देशों ने करीब भाग लिया, हस्ताक्षर किए? सर, लगभग 88 कंट्रीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया था। और उसके बाद सर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी साइन हुआ था। इसमें 89 लोगों ने साइन किया था, जिसमें बांग्लादेश ने भी बाद में साइन किया था। अच्छा, ओके। क्या है दिल्ली डिक्लेरेशन वाला जो आप बता रही हैं? सर, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एक जो AI समिट हुआ था उसको उसके लिए एक AI के लिए एक गाइडेंस फ्रेमवर्क था, जो इंडिया बताना चाहता है दुनिया को कि AI को कैसे प्रमोट किया जाए और उसका जो एप्लीकेशन है उसको कैसे किया जाए, तो इंक्लूसिव हो, सेफ हो और इक्वालिटी बेस्ड पर हो। ये पहली AI समिट थी या इसके पहले भी कुछ AI समिट्स हो चुके हैं? ये सर इंडिया में नहीं, इंडिया में पहली है। इसके पहले पेरिस में हुई थी। यूके में, सियोल में। सर यूके में हुई थी। यूके में हुई, सियोल मतलब कोरिया में हुई, फिर एक जगह और हुई, चौथी जगह है ये। ठीक है। ओके सर। अच्छा, जो भारत और अमेरिकी व्यापार संबंध हैं इस समय, उसके विषय में बताइए। अभी जो गवर्नमेंट अमेरिका ने पहले टैरिफ बढ़ाया फिर घटाया, तो उससे भारत के और अमेरिका के व्यापारिक संबंध कैसे होंगे, क्या उसका असर है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, हाल ही में भारत ने US के साथ में अभी इंटरिम ट्रेड डील साइन की थी। और
अभी फुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन पहले जो टैरिफ लगाए थे लगभग 50% के करीब थे, उसको घटाकर 18% तक किए गए हैं। लेकिन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को इलीगल घोषित किया था। उसके बाद अभी वहाँ के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने 15% ग्लोबल टैरिफ सभी देशों पर लगाए हैं और इंडिया पर भी लगाए हैं। और अभी हाल ही में जो इंडिया के सोलर मॉड्यूल्स हैं उन पर 125% के करीब फिर से टैरिफ लगा दिया गया है। तो इससे जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं इंडिया के यूएस से, थोड़ा सा चैलेंजेस हैं इसमें, लेकिन हम फ्यूचर में कह सकते हैं कि थोड़ा कुछ हमें अच्छा देखने को मिल सकता है अगर ये ट्रेड डील साइन होती है तो। आपने 125% टैरिफ की बात की, यस ये सर। क्या है? सर, इंडिया के जो सोलर मॉड्यूल्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स हैं, उस पर लगाए गए हैं, यूएस अच्छा। प्रेसिडेंट ने लगाए। सोलर पे? यस सर। केवल सोलर पे? यस सर, सिर्फ। और मेडिसिन पे? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं मेडिसिन को 0% का रखा है, क्योंकि वहाँ पर इंडिया की ही सबसे ज़्यादा मेडिसिन सप्लाई होती है। ठीक है। है। अभी कुछ पद्म पुरस्कार घोषित हुए थे। यस सर। पद्म पुरस्कार के बारे में कुछ जानती हैं? क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं? सर, पद्मा अवार्ड्स 3 तरीके के होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। सर, ये लगभग एक और ऊपर का छूट रहा है तुमसे। सर, पद्मश्री। इसके ऊपर का भी एक है, वो सर, छूट रहा भारत है, रत्न। भारत रत्न। यस। वो पद्म पुरस्कारों में ही सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। ये भारत रत्न हर वर्ष सबको नहीं मिल पाता है। ठीक है। अब बताओ, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, पद्मश्री, जो पद्म भूषण है सबसे बड़ा माना जाता है। हाँ। पद्म विभूषण, सॉरी, तो ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी क्षेत्र में डिस्टिंग्विश्ड सर्विस की हो, जो बहुत ज़्यादा या बड़ी मानी जाती हो सर। और पद्म भूषण और पद्मश्री इससे थोड़े से नीचे लेवल के हैं, लेकिन वो भी सर जो सोसाइटी में एक अलग काम करते हैं, सोशल वर्कर या किसी क्षेत्र में, जैसे आर्ट्स है, सोशल में, सोसाइटी में या साइंस में, तो उनको दिया जाता है। अच्छा, हम लोग के यहाँ जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन को संपादित करने के लिए 2 संस्थाएं हमारे यहाँ बनी हुई हैं। एक भारत निर्वाचन आयोग है और एक राज्य निर्वाचन आयोग है। यस सर। ये दोनों का बेसिक अंतर क्या है? सर, जो भारत निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा, राज्यसभा और जो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं वो करवाता है, और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन यही करवाता है। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल गवर्नेंस की इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जो नगर पंचायत हैं सर, उसके इलेक्शंस कराते हैं। ठीक। आजकल एक चीज ये दिखाई दे रही है कि जो नए पीढ़ी के लोग हैं वो किसी न किसी वजह से अवसाद के शिकार हो जा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं। तो क्या है ये अवसाद और क्यों होता है, कैसे उस पर नियंत्रण किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में हमको बताइए। सर, अवसाद जनरली जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं या कोई डिप्रेशन होता है, इसकी वजह से होता है। और इसके रीजंस में देखें तो अभी जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो मेंटल मतलब जो ये रोग है जनरली, तो इसके लिए एक स्टिग्मा माना जाता है सोसाइटी में, तो जनरली लोग इसको अवॉइड करते हैं चिकित्सा के लिए। तो ये भी एक रीज़न है इसको इग्नोर करने का। और तीसरा रीज़न है सर कि जो फैमिली में इश्यूज़ हैं और जो मैरिटल इश्यूज़ हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है सर। इसको अगर रोकने की बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि स्टिग्मा जो है उसको कम किया जा सके। और दूसरा सर, जो मेडिटेशंस हैं इनके बारे में भी हमें गांव तक पहुंचाना चाहिए, और जो मेडिटेशन सेंटर्स हैं इनको भी खोलना चाहिए। ये सर कुछ। अच्छा, जैसे ये माना जाता है कि परिवार में जो आदमी, परिवार के उसमें कहीं विरोध हो रहा है या कोई पारिवारिक समस्या है, उसमें
उसकी वजह से भी लोग प्रभावित होते हैं, सोचते हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो उनको भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं। कुछ अकेले रहते हैं तो उनको भी कुछ डिप्रेशन का रहता है। कुछ घर में अगर पति पत्नी ही हैं दोनों, तो उसमें भी अगर कलह ज़्यादा हो रहा है तो भी उसमें डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इस बातों से आप सहमत हैं? यस सर, ऐसा होता है। अच्छा। जैसा कि आपने बताया कि पोर्ट्रेट आर्ट आपको पसंद है, यस तो ह्यूमन पोर्ट्रेट या एनिमल पोर्ट्रेट? मैम, ह्यूमन प्रोटीन। ह्यूमन पोर्ट्रेट। यस एंड उसके अलावा आपका कुकिंग हॉबी है। मैम। यस मैम। अच्छा, जैसे कोई भी हॉबी होती है तो वो हमें कुछ प्लेजर देती है, कुछ वैल्यूज़ देती है। यस तो कुकिंग से आपने क्या सीखा, आपकी पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट हुआ? मैम, कुकिंग ने सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये काम किया कि मेरा डिप्रेशन या जो भी मेंटल इश्यूज होते थे, तो ये बहुत अच्छा एक हेल्प करता है इनको सॉल्व करने का। मेंटल पीस देता है। अगर जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें खुशी मिलती है तो कहीं ना कहीं हम अपने मेंटल इश्यूज को अलग कर सकते हैं उससे। और दूसरा ये कि हम लोगों को सर्व कर सकते हैं इसके थ्रू। ये दो मुझे लगता है। ओके, अपनी कोई 3 क्वालिटीज़ बताइए। मैम, पहली क्वालिटी ये है कि मैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ और बहुत जल्दी सीख भी जाती हूँ। और दूसरी मैम ये कि मैं एम्पैथेटिक हूँ, क्योंकि मैं पोर्ट्रेट जो आर्ट है वो बनाती हूँ, तो लोगों के जो फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, मैं उनको समझने में मुझे लगता है कि मैं उनको ज़्यादा समझ पाती हूँ। और दूसरा मैम ये कि मैं अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ रेगुलेट भी करने में थोड़ा मुझे लगता है कि मैं उसमें थोड़ा पारंगत हूँ। ये कुछ। क्या आप मेडिटेशन भी करते हैं? नो मैम, मैं अपनी मुझे लगता है कि जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जो हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ करते हैं, उसको हम यूज़ करके क्या होती है इसके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी? मैम, इसके थ्रू अगर हमें कोई इश्यूज़ हैं, अगर ये लगता है कि मेंटली इश्यूज़ हैं, तो हम अपनी सोच के माध्यम से और अपने बिहेवियर के माध्यम से उसे सही कर सकते हैं। जैसे? जैसे कोई जैसे कुछ हमने सुना इधर-उधर, कुछ भी सुना किसी चीज़ के बारे में, तो हमने मतलब डिप्रेशन के शिकार हो गए। तो ये सोच से हुआ, तो हम अपनी सोच को उसके थ्रू हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी-कभी होता है। इस टाइप से हम कर सकते ओके, ओके। जैसे आपने कहा एम्पैथी, तो हैं। क्या सिंपैथी एम्पैथी एक ही चीज़ होती है? नो मैम, थोड़ा-सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मैम, एम्पैथी में हम लोगों को समझते तो हैं, मतलब पेन को हम हो सकता है कि हेल्प भी कर दें, लेकिन हम उनकी पेन से कनेक्ट नहीं हो पाते। सिंपैथी में हम उनकी पेन को समझते भी हैं और उनकी हेल्प भी कर सकते सिंपैथी में हम, हैं। मैम, उनके पेन से कनेक्ट होते हैं। और एम्पैथी में? हम कनेक्ट नहीं होते। सॉरी मैम, सिंपैथी में हम कनेक्ट नहीं हो पाते, हम सिर्फ उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एम्पैथी में हम उनकी पेन से कनेक्ट हो पाते हैं। अच्छा, जैसे कि गुड गवर्नेंस की बात होती है, यस मैम। क्या होती है गुड गवर्नेंस? मैम, गुड गवर्नेंस वो गवर्नेंस है जिसमें अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एम्पैथेटिक, अगर ये सभी ट्रांसपेरेंसी भी है, अगर गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिव है, तो वो गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस क्या होती है? ओके। मैम, एथिकल गवर्नेंस गुड गवर्नेंस का ही पार्ट हम मान सकते हैं, जिसमें जो गवर्नेंस है वो एथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर बेस्ड है, जैसे ऑनेस्टी है और एम्पैथी। ओके, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कुछ इश्यूज भी हैं, वो क्या है? मैम, सर, सबसे पहला है कि वहाँ पर इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा जो प्रिविलेंट है, और दूसरा है कि नॉर्थ ईस्ट से जो इंडिया से जो मेन लैंड इंडिया है वहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है। तो मेन लैंड इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के प्रति जो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो फेस करते हैं। और तीसरा ये है कि वो जनरली हिमालयन रीजन का है, तो वहाँ पर कनेक्टिविटी को डेवलप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं है। ये कुछ इश्यूज। क्या कैसे अभी कनेक्टिविटी हमारी कैसे हो पाती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से? सर, एयर के थ्रू एयर कनेक्टिविटी है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी कुछ। अच्छा, इन केस मान लीजिए अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर नहीं है, आप नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं उधर से, तो क्या विकल्प हो सकता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने? सर, बांग्लादेश के थ्रू हो सकता है। अच्छा। और सर, एयर कनेक्टिविटी। क्या इसके लिए सरकार का कोई प्रयास भी चल रहा है? यस सर, एक कलादान प्रोजेक्ट है जो म्यांमार से होके भी जाता है, वो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। इस तरह के कोई और भी प्रोजेक्ट है जो
सर अगरतला और अखौरा लिंक भी है जो कि बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। और बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्या है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में? कोई बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी? ये सर म्यांमार से हमारे ज़्यादातर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और चाइना से भी है। वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना भाग मानता है और जो फ्री FMR रिजीम था कुछ करके जी। वो म्यांमार से कुछ। अच्छा, इस तरह की रिजिम क्यों डाली गई होगी जब भी स्टार्ट हुई? वजह सर क्या रही? शुरुआत में क्योंकि इंसर्जेंसी इतना नहीं थी तो जो वहाँ पर ट्राइबल्स रहते हैं तो ट्राइबल्स को एक्चुअली बॉर्डर उनको वो शुरुआत से रहते हैं तो बॉर्डर नहीं बने थे। तो अगर शुरुआत से अगर हम बॉर्डर बना देते तो उनके बीच में जो पहले से कनेक्टिविटी थी तो वो टूट जाती। तो इसलिए सोचा गया कि नहीं कर। तो इस तरह की कनेक्टिविटी तो पाकिस्तान के साथ भी है, तो वहाँ भी बना लें। नहीं सर, वहाँ पर क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है और वहाँ से हमारे रिश्ते भी अच्छे नहीं थे। म्यांमार से हमारे रिश्ते शुरुआत में अच्छे थे और अभी भी कुछ हैं कि अच्छा, पाकिस्तान तो मतलब हमारा अगर राइवल है। पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे हो जाएं तो हम बना सकते हैं ऐसा? सर सोच सकते हैं लेकिन पाकिस्तान से अच्छा होना सर ये मुश्किल है थोड़ा। अच्छा, क्या मुश्किलें लग रही हैं आपको इसमें? सर पहला तो पॉलिटिकल विल नहीं है। अच्छा। और दूसरा सर एक तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉम्प्लेक्स है तो ये भी एक इलेक्शन का इशू बन जाता है। अच्छा। और दूसरा सर जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट हैं। एक कहीं तो हिमालयन रीजन है, फिर मैरी टाइम डिस्प्यूट्स भी चलते रहते हैं। फिर दूसरा सर थार डिजर्ट से आता है तो वहाँ पर डिजर्ट एरिया है तो ये कुछ इशूज हैं। और सर चाइना का भी रोल जो है पाकिस्तान में बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं चाइना भी हमारा राइवल है तो हो सकता है कि। अच्छा, कोई कंट्री राइवल भी है इस श्रेणी में? इंडिया ने रखा है क्या किसी कंट्री को? नहीं सर अभी तो नहीं रखा। अच्छा, तो आपने कहा अभी राइवल है चाइना हमारा। सर क्योंकि हिस्ट्री में हमसे युद्ध हो चुके हैं तो हम ऐसा कह सकते केवल इसी आधार पर? यस सर। चलिए अभी भी चलते रहते कुछ इश्यूज हैं हमारे चाइना के बीच में। अच्छा, कौन कौन से? सर जैसे ट्रेड इश्यूज है, हमारा ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा है। और दूसरा सर अरुणाचल प्रदेश और जो सिक्किम का सेक्टर है और लद्दाख एरिया में उसमें भी हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और जैसे गलवान क्लैश भी हुए तो ये भी इश्यूज है बॉर्डर एरिया से। और इंडिया का US के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाना चाइना को कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक लगता है क्योंकि इंडिया एक स्विंग स्टेट के तरीके से काम करता है। तो चाइना को ये लगता है कि इंडिया को उनके खिलाफ यूज़ किया जा रहा है तो ये भी एक राइवलरी का कारण। कैसे सुधारा जा सकता है? सर नेगोशिएशंस और टॉक्स के थ्रू सुधार सकते हैं। तो वो तो अभी भी हो रहे होंगे। Yes, फिर सुधर नहीं रहा है? सर आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह जा रही? सर क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतनी आसान। एक तो सर मेन रीज़न ये है कि चाइना जो बॉर्डर इश्यूज हैं उनको प्रेफरेंस नहीं देता। चाइना को लगता है कि जो ट्रेड है पहले ट्रेड को प्रायोरिटी दी जाए और बॉर्डर इश्यूज को बाद में सॉल्व किया जाए। लेकिन इंडिया चाहता है कि बॉर्डर इश्यूज को हम पहले सॉल्व करें और बाकी सारे इश्यूज को हम प्रायोरिटाइज अभी नहीं करेंगे। तो ये भी एक मुद्दा है जिसकी वजह से जो निगोशिएशंस हैं वो किसी एक पीक पर नहीं पहुंचते। अभी US ईरान वॉर चल रहा है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये बताइए कि हिस्टोरिकली और प्रेजेंट में अगर हम काउंट करें तो नेचुरल एलाय हमारा कौन रहा है, इजराइल या ईरान? सर ईरान रहा है। अच्छा, बताएंगे उसको, जस्टिफाई करेंगे? सर हिस्टोरिकली अगर हम जनरली मेडिवल टाइम्स या फिर एंशिएंट में भी जाएं तो ईरान इंडिया से ज़्यादा नेचुरली पार्टनर रहा है। जो आर्य जो इंडिया में आए थे वैदिक एज में वो भी ईरान के माध्यम से ही आए थे, ईरान के थ्रू होके आए थे। और मेडिवल टाइम में जब मुगल राज कर रहे थे, उसके पहले दिल्ली सल्तनत था, तो वहाँ से इंडिया की कनेक्टिविटी ईरान के थ्रू थी और इंडिया के रिलेशंस भी वहाँ पर अच्छे थे। इजराइल सर वर्ल्ड वार के समय बना था और ये बाद में आया तो नेचुरली हम उसका नहीं कह सकते। बट 9/11 अटैक हुआ था तो जिसने सबसे पहले हमें हेल्प एक्सटेंड करी थी वो इजराइल था। उन्होंने ऑपरेशन की में हमारा सहयोग भी करा था। Yes, और इजराइल से ऐसी तो हमारी कोई कंट्रोवर्सी रही नहीं, तो व्हाई नॉट इजराइल इज अ नेचुरल एलाय? सर इसमें इंडिया के प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं सामने हैं क्योंकि इंडिया हमेशा से ही 2 स्टेट सॉल्यूशंस को प्रमोट करता है क्योंकि पैलेस्टाइन भी कहीं ना कहीं वहाँ पर पहले से था
और इंडिया ने हमेशा ही सोवरेनिटी को सपोर्ट किया है। तो अगर हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं तो फ़लस्तीन का जो कॉज है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। क्या आप अभी ग्लोबल कंटेक्स्ट में जैसे रशिया यूक्रेन अफगानिस्तान पाकिस्तान और यूएस ईरान में वॉर चल रही है, आप इसमें नेटो और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रोल क्या देखती हैं और क्या आपको लगता है कि इनका रोल डिमिनिश हो रहा है? सर रोल कहीं ना कहीं डिमिनिश हुआ है, लेकिन हम पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते। अगर यूनाइटेड नेशन ने भले ही रोक नहीं पाया हो ये सारे इश्यूज़ को, लेकिन वो अभी भी एक प्लेटफॉर्म है नेगोशिएशंस का, पीस टॉक्स के लिए। और कहीं ना कहीं जो देश हैं वो यूएन का ही सहारा लेते हैं अपने जिन्होंने जो अटैक्स कर रहे हैं उस पर उनको जस्टिफाई करने के लिए। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जो आक्रमण करके उनको उठा लिया था सर, तो उन्होंने जो यूएन का चार्टर है उसका आर्टिकल 2 क्लॉज 4 जिसमें हम सेल्फ डिफेंस का भी यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम किसी देश पर आक्रमण कर सकते हैं सर। इस आर्टिकल का यूज़ करके उन्होंने सेल्फ डिफेंस को और ज़्यादा एक्सटेंड किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जो वेनेजुएला कर रहा है तो वो हमारे नेशनल डिफेंस के को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था, इसलिए हमने किया। तो इसमें लग रहा है कि इसमें ये साबित हो रहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं कहीं ना कहीं अभी भी वो प्रासंगिक है सर। आपने टॉप 3 पोस्ट प्रेफरेंस क्या दिया होगा? सर सबसे पहला डिप्टी कलेक्टर, देन डीएसपी, देन सर वीडियो है और उसके बाद सर ट्रेजरी ऑफिसर। ओके, ये बताइए डेप्यूटी एसडीएम का फुल फॉर्म क्या बोला जाता है? सर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ओके, कलेक्टर भी बोला जाता है? Yes, sir, मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर में क्या डिफरेंस है? सर मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, सर कलेक्टर मेनली रेवेन्यू का को अलग अलग पद हैं या एक ही डेजिग्नेशन है? कोई फंक्शनिंग में कोई डिफरेंस? सर जनरली सेम माने जाते हैं। जनरली सेम। एक बहुत सर सर इस पे गाइड करेंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि अभी आप कमीशन की परीक्षा प्रणाली पद्धति से संतुष्ट हैं या इस पे कोई एक सुझाव देना चाहेंगी कि जिससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए? सर मुझे लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए, जैसे कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके, जो आंसर कीज हैं उनको जो दोबारा मॉडिफाई होते हैं उसको भी जारी करना चाहिए। Right. और दूसरा सर कि जो कॉपी चेकिंग होती है उसको थोड़ा सा जल्दी किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं समय काल परीक्षा का कम किया जाए? यस सर। आपका इंटरव्यू खत्म है? आपका इंटरव्यू तो पूरा हो गया। यस सर। 2 चीज़ें बतानी थी। एक जो सवाल इन्होंने अभी पूछा सर मजिस्ट्रेट कलेक्टर, और उस पर आप अभी कंफर्म नहीं थी, Yes, आपने जनरली शब्द इस्तेमाल किया, तो उसके विषय में बता दूं कि जब आप अपनी प्रेफरेंस जो देती हैं ना, यस तो उन पदों के विषय में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे जो परीक्षा में आपका आता है उसमें आता है उत्तर प्रदेश कार्यकारी सिविल, है ना? यस परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर, यस सर। यही पोस्ट आती है ना? यस सर, पहला ही। हाँ? तो कार्यकारी का मतलब है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक? यस जब आप एसडीएम के रूप में सेलेक्ट होंगे, डिप्टी कलेक्टर के रूप में, 3-4 नाम हैं, चारों एक दूसरे के पर्यायवाची समझ लीजिए। पहले मोटा मोटा ये समझ लीजिए। जैसे डिप्टी कलेक्टर हमारा पद नाम है, लेकिन जब हम उसमें रेवेन्यू का काम करते हैं, यस जैसे तहसील में रेवेन्यू जो केसेस हैं उनको निपटाते हैं, या कलेक्टर शब्द जो है वो कलेक्ट बना है, रेवेन्यू कलेक्ट करने से रेवेन्यू कलेक्टर हुआ। हम जिले में कलेक्टर होता है, उसके जो प्रतिनिधि होते हैं तहसीलों में वो सब डिविजनल अफसर होते हैं, तो वो एसडीओ होते हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते हैं और साथ साथ मुकदमों का निस्तारण करते हैं। यस उन्हीं मुकदमों का निस्तारण करते समय जब हम कानून व्यवस्था को और मजिस्ट्रेट के लिए निर्धारित जो हमारे सेक्शंस हैं उसमें हम जजमेंट करते हैं, तो हम एसडीएम हो जाते हैं। ठीक है? जैसे आपका नाम क्या है? राधा। राधा। यस
आप हम लोग के लिए राधा हैं, ठीक। यस अपने माँ बाप के लिए बेबी हो सकती हैं, गुड्डी हो सकती हैं, ठीक है। भाभी के लिए कुछ और हो सकती हैं, अपनी हो सकती है ना। यस तो उसी तरीके से ये वर्किंग बस चेंज होती है और एक नया पोस्ट और आ गया है, एसडीओ जुडिशियल। तो एसडीओ जुडिशियल जो है वो केवल काम तहसील में उसकी पोस्टिंग होती है, उसका मेन काम जो रेवेन्यू वाद होते हैं उनका निस्तारण करना होता है। यदि केवल वही नहीं है, कलेक्टर जो जो काम सौंपेगा वो सब करना पड़ेगा, उसको कानून की व्यवस्था में भी जाना पड़ेगा, और अगर कलेक्टर ने कुछ उसको और भी काम असाइन किया तो वो भी करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आप ऐसा लग रहा है कि जैसे आप थोड़ा सा घबराई हुई हैं, यस सर, है ना। तो पहले तो आप अपने को थोड़ा सा व्यवस्थित करिए, घबराइए मत। आप सवाल का जवाब दे रही हैं, सही भी दे रही हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि आप मन में आपके डर है कि कहीं मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ। तो आपका इंटरव्यू कब है? 12 मार्च को सर। 12 मार्च को है ना। यस सर। आप उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल तरीके बता रहा हूँ। यस आपके घर में कोई एक बड़ा शीशा है यस सर। जिसके सामने आप खड़ी होकर, यस ठीक, कमरे को बंद करिए, केवल उठकाइए और सबको बता दिए कि मैं अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ। और शीशे के सामने खड़े होकर के एक सवाल अपना पूछिए जैसे हम लोगों ने पूछा, और शीशे को लक्ष्य करके अपना बोलिए कस के, ठीक। यस सर। तो वहाँ आपको लग जाएगा कि हम कहाँ अटक रहे हैं, यस सर। एग्जैक्टली। वो सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा, वहाँ पर करेक्ट कर लो। यस जो जो सवाल आए उसका जवाब मन में मत बोलो, बोल करके बोलो। एक तरीका ये है। और दूसरा, हमेशा दिमाग में ये रखो कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, मैं जवाब अच्छा जानती हूँ, मैं जो मुझको आता है मैं वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर लूँगी। तो हमेशा जब मन में पॉजिटिव रहेगा तो मन में उत्साह रहेगा, उत्साह रहेगा तो तुम्हारे जो उत्तर हैं वो एकदम सही ढंग से निकलेंगे, ठीक है। यस सर। बाकी अपीयरेंस वाइज तुम्हारा ठीक है, तुम्हारे ड्रेसेस भी अच्छे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से ड्रेस पहन करके जाना अपना इंटरव्यू देने के लिए। और बाकी तो कोई ऐसी खास बात नहीं लगी। अब हमारी सहयोगिनी है, ये बताएंगे। राधा, बाकी तो चीज़ें ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज पे वर्क कर लीजिएगा। Yes, ma'am. जैसे आपने कहा ना, यूएस प्रेसिडेंट ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को Yes, उठा ma'am. लिया। यस मैम, वो थोड़ा मुझे उठा वर्ड नहीं मिल लिया। रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट भी कर रही थी कि कुछ वर्ड मिल जाए, लेकिन वो कुछ तो वही जो सर ने कहा कि आप जब शीशे के सामने करेंगे आप रिकॉर्डर भी लगा सकते हैं। और रिकॉर्डर कहीं खोजना नहीं है, तुम्हारे फोन मोबाइल में ही है। हाँ, थोड़ी सी स्माइल आप कैरी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके टीथ विजिबल हो, आप नॉर्मल स्माइल कैरी कर सकते हैं। बिकॉज जब आप स्माइल कैरी करते हैं तो आपके आईज में भी ब्राइटनेस लगती है ना, आप रिसेप्टिव ज़्यादा लगता है, ठीक है। और थोड़ी ब्रीदिंग कर लेंगे तो ये जो नर्वसनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ओके सर बाकी सब वही सेम मैं भी कहना चाह रहा था जो मैम ने कहा कि लैंग्वेज वो तो मतलब आपको गौर करना पड़ेगा कि आप क्या बोल रही हैं। आप पॉज ले सकती हैं। खा लिया की जगह अरेस्ट कर लिया, ओके। अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट भी वर्ड एक था तो वर्ड मैं उसी को ढूंढ रही थी कुछ। है, या उनको बंधक बना लिया, कैप्चर कर लिया उनको, कुछ भी। तो इस तरह से बोल सकते हैं। दूसरा, कभी कभी क्या हो रहा था कि आपके आई कांटेक्ट नहीं हो रहे थे सामने वाले से, आप नीचे देख रही थी, तो उससे ये लग रहा था कि आप याद किया हुआ बोलने का प्रयास कर रही हैं। तो अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन करके बोल सकती हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब नीचे ना देखें, सामने किसी भी पैनलिस्ट की तरफ देखें। कई बार ऐसा हो रहा था कि आप नीचे देख के फिर ऊपर देख रही थी, वो नीचे देखते समय आप याद कर रही थी कि मुझे क्या बोलना है, तभी ऐसा हो रहा था बस। तो वो सब कुछ आईने के सामने सही हो जाएगा। बाकी आपने आंसर जवाब सही दिए मेरे हिसाब से, जो भी दिए जैसे भी दिए, उसमें बताने में कहीं कोई कमी नहीं है कि आपके नॉलेज में कहीं कोई कमी है। हाँ नॉलेज में मेरा बस 2-3 सजेशन है आपको। एक तो जब आप इतना अच्छा आंसर दे ही रही है, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट वाला आपने
आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप इतना उसको अच्छे से डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ बांग्लादेश म्यांमार से है आंसर। इसका मतलब नॉलेज में कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज़ कि आप जब उसको कंक्लूड कर रही हैं तो हर कंक्लूजन में ऐसा लग रहा है बस उसको निपटा रही हैं। गिव इट ए डेड एंड विद श्योरिटी कि यहाँ पे ये है, वो जैसे होता है ना शब्द खाने जैसा, वो मुझे लगा। दूसरा ये है कि देखिए आप 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ है जो अभी तक का सबसे टफेस्ट एवर प्रीलिम्स है, तो कैरी दैट कॉन्फिडेंस कि आप इतने टफ उसको एग्जाम को करके यहाँ तक पहुँच रही हैं। मुझे पता है आपने अपने एकेडमिक्स में ठीक ठाक काम किया होगा, अपने एग्जाम मेंस भी आपका अच्छा ही गया होगा, तभी यहाँ तक आप पहुँचे हो। लेकिन स्माइल एक ऐसा एक वर्च्यू है पर्सनालिटी का कि वो आप जो बोल रही हैं उसको एनहांस कर देता है कैटलिस्ट की तरह। तो आप ऑल ओवर जब आप घुसी अंदर जब आप आई, शुरू के 10 मिनट आपका रिदम नहीं आ रहा था। जैसे मैंने ये चीज नोटिस करी, जैसे 10 मिनट बाद आपका हर आंसर में रिदम आने लगा। तो ठीक है, आप इस पे थोड़ा स्माइल पे काम कर लीजिए, थोड़ा पर्सनालिटी में कोई प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है ना, जब आप हेजिटेंट, नर्वस, ओवर नर्वस दिखेंगी तो फिर हो सकता है उसी टाइप के सवाल फिर ऐसे जनरेट हो कि आपको टेस्ट करने के लिए और नर्वस करा जा सकता है। वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन यू नेवर नो। तो आप अमूमन जो वहाँ इंटरव्यू लेते हैं, हाँ उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि आप सेलेक्ट हो जाएं। बिल्कुल। ठीक है, उनका ये उद्देश्य नहीं होता है कि हम आपको रिजेक्ट करते हैं ज़्यादा। तो आप एकदम आश्वस्त होकर जाइए कि हमको सेलेक्ट होना ही होना है। बिल्कुल। तो आप जब अपने में आश्वस्त होंगे, अपने पूर्णता देखेंगे, तो आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे। ठीक है ना। आप खुद जब शीशे के सामने प्रैक्टिस करोगे ना विद अ लिटिल स्माइल, बहुत जरूरी नहीं है कि तुम रोज आपको करो, खुद फर्क एक दो दिन भी कर लोगे तो काम चल बहुत जाएगा। मतलब ये बहुत ओवर कॉन्शियस नहीं होना इस चीज को लेके। कभी कभी ये नेचुरल पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर ये मॉड्यूलेशन हो जाए बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। और किन चीज़ों का जवाब दे पाए, किन चीज़ों का जवाब नहीं दे पाए, उससे कोई मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू में आपसे ऐसे सवाल पूछे जाए जहां आपको बिल्कुल ही आता हो, है ना। बहुत कुछ सिचुएशनल सवाल आ जाए। लेकिन इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है कि अगर आपने एसडीएम फर्स्ट प्रेफरेंस में पढ़ा है और आपको एसडीएम के बारे में, प्रोफाइल का बारे में नहीं पता है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, है ना। प्रेफरेंस पे आप कब डालते हो? आप या तो भीड़ तंत्र में चल रहा है जो नहीं, सब एसडीएम ऊपर डाल दो, तो मैंने भी डाल दिया, तो आप उसको थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। इसके प्रमोशंस के हायरार्की प्रमोशंस क्या है, जॉब प्रोफाइलिंग क्या है, एक तहसील में कितने मतलब डिपार्टमेंट्स को आपको हैंडल करना पड़ेगा, कुछ उस पर सिचुएशनल सवाल आ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता आपके कुछ, जैसे सर ने नॉर्थ ईस्ट का पूछा, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, है ना। ऑल ओवर आई थिंक यू हैव हाई चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड दिस ईयर इटसेल्फ। और ये 2 ईयर क्रेडेंशियल सेकंड ही आप चांस में इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं। इट्स वेरी गुड। बहुत अच्छा। ओके राधा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप आइएगा, जैसे अभी आप गलती से गुड मॉर्निंग बोल गए थे जब आए थे, है ना, तो टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप टाइम विश में क्या विश कर रहे हैं, है ना। ओके, थैंक यू राधा।